अज़ीज़ तुलबा और फार्मर, आज का हमारा उन्वान है कमर्शियल हैचरी। कमर्शियल हैचरी में कि हम फर्टाइल अंडों से कैसे चूज़ों को हासिल करते हैं। बुनियादी तौर पे जो हैचिंग है ये परिंदों में और रेप्टाइल जो रेंगने वाले परिंदों में अंडों से बच्चे निकलते हैं। ये दो नौ ऐसी हैं कि जिसमें ये हैचरी इन्वॉल्व होती है। एक रेंगने वाले परिंदे जिनको रेप्टाइल्स कहते हैं और दूसरे परिंदे। सबसे पहले हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड के जिस अरसे में एक अंडे से एक चूज़ा सेहतमंद चूज़ा निकलता है, इसी तरह जितने भी परिंदे हैं अल्लाह ताला ने इसमें अंडे से चूज़ा निकलने का दौरानिया है वो मुख्तलिफ है। अगर हम मुर्गियों चिकन की बात करें तो ये 21 दिन है। अगर हम बटेर की बात करें तो इसमें 16 या 17 दिनों में एक अंडे से एक चूज़ा निकलता है और एक इसकी ब्रीड है जिसमें इससे ज़्यादा भी लगते हैं। इसी तरह अगर हम बतख और मोर की बात करें तो इसमें 28 दिन है। अगर हम शुतुरमुर्ग की बात करें ये 42 से 44 दिन में एक अंडे से चूज़ा निकलता है। बुनियादी तौर पे जो हम अंडों से चूज़े लेते हैं ये हैचिंग दो किस्म की है, एक मसनूई तरीके से और एक कुदरती तरीके से। कुदरती तरीके में हमें एक ब्रूडिंग हैन और कुड़क मुर्गी दरकार होती है जिसमें हम एक अंडे लेते हैं 12 से 15 तक और एक कुड़क मुर्गी के नीचे रख देते हैं और वहाँ पे ये 21 दिनों में हैच होते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है। लेकिन जो हमारा मौजू है वो है कमर्शियल हैचरी के बड़े पैमाने पर हम लाखों अंडों में से कैसे चूज़े ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक बड़ी ही स्पेशलाइज किस्म की हैचरी दरकार होती है और ये जो हैचरीज़ हैं ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अवेलेबल है पाकिस्तान में, जो कि वो बाहर से आती हैं, जर्मन, यूएस से या जापान से। इसमें ज़्यादा चिक मास्टर और डचमैन की आती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है। मैंने कि 93 या 6000 से लेके 1,14,000 15,000 ये डिपेंड करता है उसकी टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी और उसके मॉडल पे। हम इसकी जो बात शुरू करेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि अंडे को कैसे ब्रीडर फार्म से हम हैचरी तक लेके आते हैं और फिर उसको अगर स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर करते हैं और किस दर्जा हरारत पे करते हैं। फिर उसमें हम सिलेक्शन ग्रेडिंग कैसे करते हैं। फिर अगर साइल्ड एग हैं तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसके ऊपर अगर डस्ट हैं उसको कैसे रिमूव करना है। फिर उसके बाद हम इसकी फ्यूमिगेशन रूम में करते हैं, वो कैसे करनी चाहिए। और इसके अलावा फिर हम इस अंडों को ट्रेज़ में सेट करते हैं और रैक्स में लगा के हैचरी में रख देते हैं। ये एक रूम है, यहाँ अंडे स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ सरगोदा फार्म और चकवाल दूध सेटअप है, यहाँ से गाड़ियों में अंडे लाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद यहाँ अंडों की ग्रेडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये हेयर लाइन एग्स हैं और क्रैक एग्स हैं, ब्रोकन हैं, उनको निकाला जाता है। मुकम्मल तौर पे उसकी बेहतरीन छानबीन करके उसे ट्रालियों में सेट किया जाता है। सेट करने के बाद उसको एक मखसूस टाइम में यानी प्रॉपर 10 बजे या 12 बजे उसको सेटर में लेके जाते हैं। पहले ये है कि हम एग रिसीविंग
कि एग को कैसे हमने लेना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है। नॉर्मली ये होता है कि हमने आपने ब्रीडर फार्म है, ब्रीडर फार्म से आप अंडे से चूज़ा जो आना है उसमें मेल और फीमेल को ब्रीडर फार्म में रखा जाता है और उसको खास मैनेजमेंट और उसकी खुराक है, इसका जिक्र हम पहले मुख्तलिफ लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो अंडे देते हैं बर्ड्स, वहाँ पे इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन का टाइम 4 से 6 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा है। वहाँ पे इसको कलेक्ट करके डब्बों में पैक करके और एक ट्रक के ज़रिए, जो ट्रक का भी एक मखसूस टेम्परेचर होना चाहिए, उसको हैचरी तक ले आते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब जो बॉडी उसका टेम्परेचर है चिकन का, और जब वो अंडा ले करता है उसके रूम का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, फिर एग के ट्रक का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, फिर जहाँ पे हैचरी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और ये एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा वेरिएशन आती है तो जो फर्टाइल एग है, जो उसके जो जरासीम मौजूद है जिससे बच्चा पैदा होता है, तो उसके मरने के ज़्यादा चांस हैं। तो वो आपका जो फर्टाइल एग है वो क्लियर एग साबित होगा हैचरी में कि उसमें से डेवलपमेंट चिक्स की नहीं होगी। एक अच्छा अंडा सेहतमंद ब्रीडर ने एक सेहतमंद अंडे दिए, आपने उसको वहाँ पे स्टोर करके अच्छे ट्रक के ज़रिए आप हैचरी में ले आएँ। हैचरी में सबसे पहले जो ट्रक्स आते हैं उसको फ्यूमिगेशन उसकी स्प्रे करते हैं ट्रक में, और उसके जो ट्रक के टायर हैं वो नीचे एक डिप्रेशन होता है ज़मीन पे, एक उसमें पानी होता है कि उसमें टायर गुजरें और इसमें कोई डिसइंफेक्टेंट होता है गुजरे तो जितने भी जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ट्रक के ऊपर स्प्रे भी की जाती है कि बहुत सारी हैचरी में कि जो बाहर के फार्म के जरासीम है वो हैचरी के अंदर ना आ सकें। जब ट्रक में एग हैचरी में आते हैं तो आप एग रिसीविंग रूम में एग्स को रिसीव करते हैं, वहाँ पे डब्बों से इसको निकाला जाता है और वहाँ उसका एक ख़ास टेम्परेचर और नमी मेंटेन की जाती है। एग जो स्टोर किया जाता है इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाउस का एक ख़ास टेम्परेचर रखें। इसमें बुनियादी असूल ये हैं कि आप एग को 3 दिन तक स्टोर करें। अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, आप 1 या 2 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि आप 3 दिन तक इसको स्टोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ़्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हैचेबिलिटी ये है कि आपने जितने अंडे लगाए उसमें चूज़े कितने निकले, ये आपकी हैचेबिलिटी परसेंटेज है। मिसाल के तौर पे आपने 100 अंडे हैचरी में लगाए और उसमें से 80 सेहतमंद चूज़े निकले तो हम कह सकते हैं कि इस हैचरी या इस चूज़े की जो हैचेबिलिटी अंडों की वो 80% है। तो ये जो एग स्टोरेज है ये इसकी हैचेबिलिटी पे असरअंदाज होती है, तो लिहाजा इसकी स्टोरेज में बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर तो आपने ये जो स्टोरेज है ये नॉर्मली हम जो 16 टेम्परेचर से लेके 22 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं। अगर तो कम दिन के लिए है तो आप इसको 18-20 पे कर सकते हैं। अगर आपने 1 वीक के लिए करनी तो आपको 16 या 18 डिग्री पे इसको स्टोर करना चाहिए टेम्परेचर, कि इसकी हैचेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आए। जब एग को स्टोर करते हैं तो आप इसको फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। जो ग्रेडिंग है इसकी 2 तरह से है। एक तो वो जब एग्स को ग्रेड करते हैं तो इसमें जो फीसिस लगे होते हैं, साइल्ड एग हैं, उसको निकाल देते हैं। ये मोस्टली आप फार्म पे ही कर देते हैं। साइल्ड एग मीन के नॉर्मली जो ब्रीडर एग्स ले कर अंडे देता है उनके लिए केजीज़ बने होते हैं छोटे छोटे डब्बे से, जिसमें उसके अंदर जाके वो एग देते हैं। लेकिन कुछ ब्रीडर ऐसे हैं कि जो ज़मीन में दे देते हैं। साइल्ड एग हैं, उसमें डस्ट लग जाती है, उसमें फीसिस बीट लग जाती है, तो उस एग को आप रिमूव करते हैं। अगर आपका अंडा ज़्यादा कीमती है, जीपी का अंडा है, तो आप फिर उसको रिमूव कर देते हैं, उससे फीसिस को उतार देते हैं सैंड पेपर से। मोस्टली जो हमारे प्रैक्टिस है उसको ब्लेड से रिमूव कर दिया जाता है। अगर 30% से एग की सरफेस ज़्यादा डस्ट है, साइल्ड है, उसमें स्टेन है, तो आप तो रिकमेंड की जाती है, लेकिन इसको एग को वॉश करें, वॉशिंग रिकमेंड करें। वो एक बड़ा ही स्पेशलाइज एक ख़ास टेम्परेचर जो पानी का है उसमें इसको करते हैं, लेकिन उसमें इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। आपने एग को जब रिसीव किया उसकी ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग के लिए मोस्टली जो हैचरीज हैं इनके पास ग्रेडिंग मशीन्स होती हैं जो एग को उसके वेट के हिसाब से 2 या 3
साइज़ और वेट में अलहदा कर देती हैं, छोटे साइज़, दरमियाने और बड़े साइज़ के, तो उसको वो अलहदा कर देती हैं। जो बहुत ही छोटा साइज़ है उसको भी हैचरी में नहीं लगाया जाता, जो सबसे ज़्यादा साइज़ है उसको भी नहीं लगाया जाता। मोस्टली दरमियाना साइज़ जो नॉर्मल है उसको हम रिकमेंड करते हैं कि इसको हैचरी में लगाया जाए, क्योंकि एक जैसा साइज़ होना ज़रूरी है, इसकी यूनिफॉर्मिटी आती है। आपने ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग करने के बाद आप उसकी एग्स को ट्रेज़ में सेट करते हैं। यहाँ पे हैचरी की स्पेशलाइज्ड ट्रेज़ आप होती हैं, उसकी ट्रेज़ एग ट्रे में सेट मैनुअली करते हैं, वहाँ लेबर एक्सपर्ट मौजूद है। और जो लेबर आप हाउस में रखते हैं उनकी डिसइंफेक्शन और उनका एक अलहदा से ड्रेस होता है कि जरासीम कम से कम हाउस हैचरी में है। वो जब ट्रेइंग करते हैं ट्रे में एग लगा के, और वो ट्रे को साथ एक रैक्स होते हैं जो कि हैचरी का हिस्सा है, आप उसको रिमूव करके लेके आते हैं, उसके नीचे व्हील लगे होते हैं और एक एक ट्रे को उसमें सेट करते जाते हैं। जब ट्रे में आप उसको सेट कर लेते हैं, फिर आप इन ही जो रैक्स हैं इसी तरह मूव करके इनको फ्यूमिगेशन रूम में ले जाते हैं। फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें गैस के ज़रिए आप पूरे बंद कमरे में गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शेल के ऊपर जितने भी जरासीम हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पोटाशियम परमंगनेट, जिसको आम तौर पे हम गाँव में लाल दवाई कहते हैं, उसको लेते हैं, और फार्मलिन जो कि एक गैस है, उन दोनों को आपस में मिला के हाउस के अंदर रख देते हैं और एक ख़ास मकदार में, तो वो पूरे हाउस में फैल जाती है और अंडों को एक ख़ास चंद घंटों के लिए रखा जाता है कि वो जो गैस है वो पूरे हाउस में मौजूद रहे और अंडों की जो शेल हैं या हैचरीज़ की रैक्स हैं उसके ऊपर जितने भी जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएं। इस प्रोसेस को हम फ्यूमिगेशन कहते हैं, धुनी देना। फ्यूमिगेशन को आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि धुनी दी जाती है मुख्तलिफ़ केमिकल से जरासीम ख़त्म करने के लिए। फ्यूमिगेशन करने के बाद आप रैक्स को या एग्स को हैचरी के अंदर ले जाते हैं और उसकी सेटिंग वहाँ पे हो जाती है और हैचिंग का ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और हैचिंग का ये प्रोसेस 21 दिन के लिए होता है। अब हम हैचरी की बात करते हैं। हैचरी में बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से हैं, एक है सेटर और एक है हैचर। जो सेटर है इसमें जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इसमें एग सिर्फ सेट किए जाते हैं और इसमें 1 दिन से लेके 18 दिन तक चूज़ों को इसमें ख़ास दर्जा हरारत और ख़ास नमी में रखा जाता है और 18 दिन के बाद इनको हैचर में तब्दील कर दिया जाता है। और हैचर की एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और इसमें भी एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर और नमी को बरकरार रखा जाता है ताकि हैचिंग हो। तो जो सेटर है, सेटर में हम एग्स रखते हैं और जो सेटर है बुनियादी तौर पे इसकी 5 बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसमें सबसे पहले इसका दर्जा हरारत बरकरार रखना, इसकी नमी को बरकरार रखना, तीसरा इसकी पोजीशन, एग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, नंबर 4 इसकी टर्निंग, इसकी मूवमेंट एग की कैसे होनी चाहिए। इसके बाद एक 5वां पॉइंट है जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वेरी करता है लेकिन बुनियादी तौर पे इसको यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी है। अल्टीट्यूड, हैचरी का सतह समुंदर के किस लेवल तक आप इसको हैचरी को रख सकते हैं, किस तक हैचिंग हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्जा हरारत की। जो दर्जा हरारत है इसको हम हर जगह मुख्तलिफ़ करते हैं और जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, वहाँ उसने एग ले किया, फिर आप हाउस जो ब्रायलर ब्रीडर हाउस है उसका टेम्परेचर और है, फिर आपने स्टोर किया उस टेम्परेचर और है जी, फिर आपने ट्रक में लेके वहाँ का और है, फिर आप हैचरी में ले गए। तो ये एक नैरो रेंज में टेम्परेचर होना चाहिए, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी हैचेबिलिटी कम आएगी। जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है सेटर में वो नॉर्मली हम 37.3 डिग्री रखते हैं और ये टेम्परेचर हम जो हैचर में है इसको आखिरी जो 3 दिन हम रखते हैं इसको आलमोस्ट 36.5 यानी कि कम कर देते हैं।
और ये दर्जा हरारत ऐसा है कि जिस वजह से इसकी सारे अंदर चिक्स की डेवलपमेंट्स शुरू हो जाती हैं। जैसा कि पहले अगर ये आप दर्जा हरारत दें तो इस पे इसकी अंदर से ब्लड सर्कुलेशन, खून की नालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, दूसरे दिन हार्ट, और ये 21 दिन इसके जिस्म में अंडे के अंदर पूरा एक चिक्स बनता है और तकरीबन 18 दिन तक ये मुकम्मल हो जाता है। मुख्तलिफ़ जिस्म की शक्लें शुरू होती हैं और बनती हैं, बन के अपना प्रोसेस मुकम्मल करते जाती हैं। दर्जा हरारत के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नमी। जो नमी है सेटर में हम इसको 65 डिग्री मेंटेन करते हैं, और जो हैचर है इसमें इसको 74 से लेके 80 तक रखते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक ख़ास नमी इसमें दरकार होती है, और आखिरी दिन में हम नमी को इसलिए बढ़ा देते हैं कि जो इसका शेल है वो नमी से भर जाए, मॉइस्ट हो जाए, कि चूज़े को अंडे से बाहर निकलने या उसको होल तोड़ने में आसानी हो जाए। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी पोजीशन। तलबा आपने देखा होगा कि जब आप अंडा खाते हैं तो उसके दो सिरे हैं। एक जो सिरा है वो बड़ा है जिसको हम ब्रॉडर एंड कहते हैं, और एक बारीक है जिसको हम नैरो एंड कहते हैं। जो बड़ा सिरा है इसमें अल्लाह ताला ने इसकी एक ख़ास एयर सेल कहते हैं, एक स्पेस रखी है कि जिसमें से जो अंडा एक ज़िंदा चीज़ है वो एक सांस लेता है, इसमें ताज़ा हवा अंदर जाती है और गंदी हवा, ऑक्सीजन वगैरह बाहर निकलती है। तो जो ब्रॉडर एंड है उसमें एयर सेल होता है, वो उससे हवा की जो अंडे के अंदर से बाहर से गैसेस का तबादला होता है, तो इसलिए ये ब्रॉडर एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर ये नीचे होगा तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाएगा, जो उसमें पोर्स हैं वो बंद ऊपर से कवर हो जाएंगे, जो भी हैचरी की स्ट्रक्चर है, तो वो सांस नहीं ले सकता। तो उसकी वजह से जो उसके अंदर एम्ब्रियो है या जर्मिनल डिस्क है जो कि एक बुनियादी साख्त है, वो डेड हो सकती है। इसलिए हमेशा जो इसकी स्ट्रक्चर है, बड़ा हिस्सा है, वो ऊपर होना चाहिए और नैरो ऐसे होना चाहिए हैचरी के अंदर। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है इसकी टर्निंग है। टर्निंग जो है चिकन की ये 90 डिग्री पे करते हैं, और इसको जो इसकी टर्निंग है ये दिन में मिनिमम 4 दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन जो कमर्शियल हैचरीज़ हैं वो 18 या 24 आवर भी करती हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 4 to 6 या 8 टाइम टर्निंग काफ़ी हैं। अगर आपके अंडे की ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह आपने अंडा लगाया, ये उसका ब्रॉडर हैंड है, तो उसकी ऐसे एक टर्निंग 45 डिग्री पे होगी और दोबारा उसको 45 पे आ गई, फिर इसी तरह इस तरफ 45 पे चलेगी। ये इसकी टर्निंग पोजीशन है। आप उसको 180 पे रोटेट नहीं कर सकते। अगर ऐसे हो तो उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, झिल्लीज़ हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, बर्ड सांस नहीं ले सकता और डेवलपिंग एम्ब्रियो डेड हो जाता है। नॉर्मली हम 45 पे करते हैं और इसी तरह इसकी मूवमेंट होती है। अगर आप कमर्शियल हैचरीज़ हैं उसमें ऑलरेडी ये सेटिंग अवेलेबल होती है, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो एक हैचरी कंस्ट्रक्शन से पहले का है कि अल्टीट्यूड। हमेशा जो अगर आप सतह समुंदर पे बात करें तो वहाँ पे अगर सी लेवल पे हैं तो वहाँ पे 0 फीट हाइट है। अगर आप ऐसे ऊपर जाते जाएँ तो वहाँ पे हाइट बढ़ती जाती है। जो रिकमेंडेड सी लेवल है फॉर हैचरी के लिए वो 2500 फीट रिक्वायर है कि आप सतह समुंदर से 2500 फीट तक जाएंगे तो वहाँ पे आप हैचिंग कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जाएं तो आपकी हैचेबिलिटी कम आएंगे। इसमें बुनियादी ये है कि जो आप हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है और वो डेवलपिंग एम्ब्रियोज़ को भी कम मिलती हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और हैचेबिलिटी कम आती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इस पॉइंट को अगर आपने करना है, इससे ज़्यादा अल्टीट्यूड पे करना है, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर दरकार है। ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से पहले का कंसिडर पॉइंट है। आपने 1 दिन से लेके 18 दिन तक इसको सेटर में रखा, क्योंकि सेटर में एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद लास्ट 3 दिन 19, 20, 21 दिन आप इसको हैचर में ले जाते हैं। हैचर की जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक बास्केट की तरह है कि अगर वहाँ पे अंडे से चिक्स ने निकलना है तो उसको नीचे स्पेस दरकार हो कि वहाँ पे वो इजीली मूव कर सके या रुक सके। अगर सेटर में ऐसी होती है कि अगर वहाँ पे ये हैचिंग हो तो एक अगर अंडा गिरता है तो वो दूसरे में और सारी हैचर को ख़राब कर देता है। तो इसलिए सेटर की
स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है, लाई के दराज, जैसे आपके एक अलमारी है उसमें दराज हैं और बहुत सारे हैं, तो इसी तरह एग्स को वहाँ पे रखते हैं और उसकी 3 दिन वहाँ पे रखते हैं और टेम्परेचर जो सेटर है उससे 0.5 0.8 कम कर देते हैं और नमी को बढ़ा देते हैं कि वो मॉइस्ट हो और वहाँ पे इसकी पिपिंग हो के जो चूज़ा है वो बाहर निकल आए। पिपिंग मीन एक प्रोसेस है जिसमें चूज़ा अपने परों और चूंच की ताकत से हरकत करता है और वो शेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। ये नॉर्मली आखिरी 21 दिन में होता है और जब ये हैचिंग होती है तो हम वहाँ पे हैचरी में हम चूज़े को 12 से 24 घंटों के लिए रखते हैं और इसको वहाँ से जो है निकाल के हम उसके जो डब्बे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें डालते हैं और जो होल हैं उनको उनसे अलहदा कर देते हैं और उसको एज ए वेस्ट हम इसको डैमेज कर देते हैं। हैचर के बाद चूज़ों को डब्बे में डाला जाता है और इनको एक बड़े हॉल में ले आता है जहाँ पे एक ख़ास टेम्परेचर और नमी होती है, क्योंकि अब लास्ट मरहला है। यहाँ पे चूज़ों की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग चूज़ों को ABC के रेफरेंस से किया जाता है। जो मार्केट किया जाता है उसमें A क्वालिटी चूज़ा ही मार्केट किया जाता है और जो ये पैकिंग जो नॉर्मली करते हैं, एक डब्बे में 100 चूज़ा रखते हैं और 2 चूज़े यानी कि 2% एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इसलिए एक डब्बे में इसकी जो पैकिंग है 102 चूज़ों की होती है। और इसमें जो चूज़े वीक हैं, जिनका कोई हिस्सा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ या नॉर्मल नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ A ग्रेड हेल्थी चूज़ों को ही पैक किया जाता है और इसमें यहाँ पे बर्ड को परिंद चूज़ों को कुछ घंटों के लिए रखा जाता है और जहाँ जहाँ फार्म पे भेजना होता है वहाँ पे इसको थ्रू ट्रक के ज़रिए भेज दिया जाता है। ये इसका ग्रेडिंग प्रोसेस है। अगर तो ब्रायलर की हैचरी है या ब्रायलर का चूज़ा है तो उसमें नॉर्मली जो चूज़े आते हैं हम उसमें A ग्रेड चूज़ा सेलेक्ट करके उस मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों को की तमीज़ किए बगैर सेल कर देते हैं। लेकिन अगर चूज़ा लेयर का है या ब्रीडर का है तो लेयर और ब्रीडर से हमने अंडे लेने होते हैं। तो अंडे लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें सिर्फ फ़ीमेल ही फार्मर को चाहिए होती हैं, मुर्गियाँ सिर्फ मादा ही चाहिए होती है। सेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें परिंदों की सेक्सिंग की जाती है, मेल और नर और मादा को अलग-अलग किया जाता है। 2 तरीके हैं, एक से इसमें वेंट सेक्सिंग है जिसमें इसकी जो जहाँ से बर्ड वेंट्स है वहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है उसको महसूस किया जाता है। दूसरा है परों के ज़रिए। परों में नॉर्मली ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऊपर और नीचे के पर अगर दोनों ये सेम है, उनकी स्ट्रक्चर दोनों की सेम है तो इसको मेल है। अगर ऊपर के नीचे की स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसको मादा कहा जाता है। तो इस बुनियाद पर ये जो सेक्सर हैं इसको सेक्सिंग करते हैं और इसी वजह से वो आगे सिर्फ मादा को ही सेल करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, ये कमर्शियल हैचरी के बारे में एक मुकम्मल तारुफ था जिसमें हमने अंडे से लेकर चूज़े की सेक्सिंग तक बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।